जय हिंद। मेरे चैनल एसआईपी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पार्ट 2 है हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको देखेंगे और आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी मैं समीक्षा अधिकारी स्पेशल बैच चला रहा हूं, इसीलिए उसी के पर्पज से ये पूरी वीडियो बनाई जा रही है, जिसमें आपको पूरा जीएस में पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट। और देखिएगा, आपको समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, प्रीलिम्स के पेपर में बहुत ही ज़्यादा मेरे वीडियो से आपको लाभ होगा। आप लोग बस मन लगा के पढ़िए और फिर देखिएगा, आपको एकदम फैक्ट मैं याद करा दूंगा खूब बढ़िया से। बस वीडियो आप बार बार 1 से 2 बार देखते रहिए। एग्जाम के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, सब कंप्लीट होंगे। जो लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आपको सारी वीडियो मेरी दिखाई देगी। और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, तो उसके बाद फिर जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से मैं डालूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरू किया जाए। हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो पार्ट बचा रह गया था, वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। सबसे पहली बात आती है जो बचा हुआ चीज था। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक पास इसलिए कर दिया हूं ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार बहुत आते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, अब ये नाम किसने दिया? तो ये नाम जो है वो किसने दिया है भाई? ये नाम दिया है जॉन मार्शल ने। जो सर जॉन मार्शल थे, जिनको क्रेज भी मिला सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई, इन्हीं की निर्देशन में दयाराम साहनी और आपके राखाल दास बनर्जी ने किया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था, ठीक है। फिर नाम था इस सभ्यता का सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता, ठीक है। तो अब कहे लिए कि अधिकांश जो बस्तियां हैं वो सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों किनारे स्थित थी, इसीलिए ये नाम पड़ा। मान लीजिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि इस सभ्यता का नाम ये क्यों पड़ा, तो आप बताएंगे कि अधिकांश जो बस्तियां हैं ये सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों किनारे स्थित हैं, इस कारण इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा है, ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता इसका नाम था, क्यों? क्योंकि प्रथम ज्ञात स्थल जो था वो हड़प्पा ही था। मतलब सबसे पहले जो खुदाई की गई थी वो कौन सी थी? वो हड़प्पा सभ्यता की थी, ठीक है। इस कारण से इसका नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता, ठीक। और फिर इसको बोलते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता। क्यों? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण का अगर प्रथम साक्ष्य देखने को कहीं मिलता है पूरे भारत के उपमहाद्वीप में, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करे प्रथम नगरीय सभ्यता देखने को कहां मिलती है या प्रथम नगरीय क्रांति देखने को कहां मिलती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है, ठीक है। आइए अब आगे देखा जाए। अब है कि इसका स्वरूप कैसा और क्या है, ठीक है ना। तो इसके स्वरूप की चर्चा कर लिया जाएगा। तो देखिए, इसका जो स्वरूप है, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, कांसे का पहली बार जो आविष्कार कह लीजिए यहीं पे हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया गया, इसलिए इसे बोलते हैं ब्रोंज एज कहते भी हैं, और कांस्य युगीन सभ्यता, और पहली बार कांसे का प्रयोग भी हुआ, ठीक है। और आदि ऐतिहासिक सभ्यता, मैंने बताया था आपको पहले ही कि इतिहास 3 प्रकार का होता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल, ठीक है। तो जो आदि ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या है? इसमें लिपि अपठनीय थी, ठीक है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि पहली बार कांसे का उपयोग और आविष्कार दोनों हुआ। और आदि ऐतिहासिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लिपि भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ थी और अभी तक इसे कोई पढ़ नहीं सका। तो किसी भी ऐसी सभ्यता जिसका लिपि हो और हम पढ़ न सके, उसे हम आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। अब बात आएगी कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। कहीं नहीं क्वेश्चन यही पूछा है। तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इस हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, त्रिभुजाकार था, ट्रायंगल शेप। आप जो लोग देखे होंगे उनको पूरा याद भी होगा, मैंने बकायदे पूरे स्थल के चित्र सहित आपको इंडिया का मैप से बना के दिखाया था कि त्रिभुजाकार इसका
चित्र था, आकृति थी, ठीक है। और लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर थी और चौड़ाई इसकी 1400 किलोमीटर थी। और क्षेत्रफल की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा, ठीक है, ट्विंस कैपिटल्स। तो ये स्टुअर्ट पिगट हैं, इन्हीं का कथन था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं, ठीक है। और इसी हड़प्पा सभ्यता में हंटर का कथन क्या था? हंटर महोदय ने कहा कि मोहनजोदड़ो का जो शासन है ये राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक है। क्योंकि रीजन था, आज तक सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थल से न तो अस्त्र शस्त्र न किसी भी महल का प्रमाण मिला है। मतलब महल और अस्त्र शस्त्र का अभाव देखने को मिलता है, कोई इसके एविडेंस नहीं मिलते। इसलिए हंटर ने ये मतलब अपना सुझाव दिया और ये कहा, इसको माना, रिसर्च किया था। तो मोहनजोदड़ो का शासन कैसा था? राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक था, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। बस मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए, फिर देखिए एग्जाम आराम से आप लोग निकालेंगे। अब हमारे सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदी, मैंने पिछली बार भी चार्ट बना के नदी खोजकर्ता स्थल सब पढ़ाया था, लेकिन ये यहां पे किया हूं क्योंकि आपको बकायदे नदी और स्थल याद हो। कई बार यहां से मैच कराने को आता है और इसमें ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो कई बार कई किताबों में नहीं मिलते, स्थल और नदी, वो भी इसमें ऐड है। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी आपकी, हड़प्पा, ये रावी नदी किनारे स्थित थी हड़प्पा नगर, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर और हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, मैप से मैंने बताया था। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी किनारे था। लोथल भोगवा नदी किनारे, रोपड़ सतलज नदी किनारे, मांडा चिनाब नदी किनारे, ये सबसे उत्तरी था। दायमाबाद जो है ये प्रवरा नदी किनारे। देखिए वही दायमाबाद जो महाराष्ट्र में दिखा था, आपको मैंने दिखाया था ना इंडिया के मैप से, याद भी कर लीजिए। 4 सबसे जो कोने के स्थल हैं, कॉर्नर पॉइंट, नॉर्दर्न सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्दर्न मांडा, ईस्टर्न आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ, वेस्टर्न सुतकांगेडोर पश्चिमी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, बलूचिस्तान पाकिस्तान का, और दक्षिणी यही दायमाबाद, दायमाबाद या दायमाबाद, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी, ठीक है। फिर देखिए वही आलमगीरपुर, ठीक, ये यमुना की सहायक नदी हिंडन किनारे, सुतकांगेडोर दास्त या दास्त नदी किनारे, और भगवानपुरा जो गुजरात में है ये सरस्वती नदी किनारे। बाकी तो मैंने आपको सब लिखवाया था, लोथल वगैरह, जो कुछ पॉइंट नए थे वो चीज है, ठीक है। अब सुरकोटदा से कुछ स्पेशल पॉइंट, जो मैंने बताया था कि सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे, इसकी अवस्थिति क्या भाई? कच्छ जिला गुजरात में, पढ़े भी थे कल। प्रमुख साक्ष्य क्या मिले हैं? घोड़े की हड्डियां मिली हैं और शिला से ढकी हुई कब्र मिली है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, बन सकता है कि शिला से, शिला मतलब चट्टान पत्थर से ढकी हुई कब्र, जिसको ढक दिया हो शिला से, वो किस स्थल से मिला सिंधु घाटी सभ्यता के? तो आप बताएंगे सुरकोटदा, ठीक है। तो शिला से ढकी पत्थर मतलब कब्र, और पत्थर की चिनाई वाले भवन, जो चिनाई करते थे, वो पत्थर की चिनाई वाले भवन कहां से मिले हैं? ये सुरकोटदा से मिले हैं, ठीक है। फिर दैमाबाद वही सबसे दक्षिणी स्थल, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये हड़प्पा सभ्यता का बताए ही सबसे दक्षिणतम स्थल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल, ये सारी चीजें, ठीक। अब बात आएगी कि इसके प्रमुख प्राप्त साक्ष्य क्या है दायमाबाद से। तो रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति कहां से मिली है भाई? दायमाबाद से, ठीक है। फिर सैंधो लिपि युक्त मुहर, ये भी कहां से मिली है? दायमाबाद से। 2 सिंहों की आकृति युक्त बर्तन, दायमाबाद महाराष्ट्र से। और युवा पुरुष का जो समाधान है ये भी आपका दायमाबाद से मिला है, ठीक है। वीडियो को जब 2 बार देखेंगे तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम आप तैयार कर लेंगे। और ये वो टॉपिक है जहां से हर साल बराबर क्वेश्चन आने ही आने हैं, और दावा है कि कभी गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। आइए अब देखा जाए, अब है हमारा कि कुछ फैक्ट इनके देखे जाए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त
जो योगी पशुपतिनाथ की जो मुहर मिली है, ठीक है ना, मतलब योगी की आकृति कहिए चाहे पशुपति की मुहर कहिए, ठीक। तो इस मुहर से क्वेश्चन पूछता है कि यहां कितने प्रकार के पशु दिखाई देते हैं। तो 5 प्रकार के 6 पशु हैं, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए। देखिए ये मुहर मिली, कहां से मिली? हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से। किसकी मुहर थी? पशुपतिनाथ की, जिसको सर जॉन मार्शल ने शिव से इनका तादाद स्थापित किया है, ठीक है। तो ये योगी की आकृति चाहे पशुपति की आकृति वाली मुहर मिली। मुहर के दाएं तरफ देख रहे हैं गैंडा और भैंसा, याद रखिएगा दायां और बायां दोनों पूछता है। तो दाएं तरफ गैंडा और भैंसा और बाएं तरफ बाघ और हाथी, और मुहर के नीचे 2 हिरन, ठीक है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5। इस तरह तो 5 प्रकार हैं, लेकिन पशु कितने हो गए? गिनती में 6 हो गए। तो याद रखिएगा 5 प्रकार के 6 पशु। कई बार कथन कारण में भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप गलती ना करिएगा, बोल रही गलती कर जाएंगे। कथन बना रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मुहर है वहां पर 5 प्रकार के 5 पशु थे। तो खुश मुझे कथन सही है, कथन गलत है। वहां 5 प्रकार के 6 पशु थे, संख्या तो 6 हो गई ना, 2 हिरन है, ठीक है। और अगला पॉइंट देखिए, बताए ना कि जो शिव का आदि रूप है ये कौन कहा है? जॉन मार्शल का कथन है, ठीक है, वही सर जॉन मार्शल। क्लियर? अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से जो बराबर सीधे एग्जैक्ट कथन कारण से क्वेश्चन बनता है या सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है, 4 ऑप्शन देखे, ठीक है। क्वेश्चन करेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या वर्ण व्यवस्था थी? तो इस सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जो समाज है ये कई वर्गों में बटा हुआ था, जैसे पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक और शिल्पी। शिल्पी मतलब वही भवन निर्माण, नक्काशी, बर्तन बनाना, ये सब चीज शिल्पकार करते हैं और शिल्पी कहते हैं, ठीक है। और फिर एग्रीकल्चर की बात करें कृषि सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यहाँ के लोग जुताई, बुआई, सिंचाई, मतलब कि तीनों विधि जो थी जुताई, बुआई और सिंचाई, इनसे परिचित थे। लेकिन यहाँ पर गन्ना और रागी का प्रमाण नहीं मिलता, मतलब गेहूं, जौ, सरसों ये सभी चीजें थी, लेकिन गन्ना और रागी का प्रमाण इस सभ्यता से नहीं मिलता है। पशुपालन का देखा जाए इस सभ्यता में, तो इनका प्रिय पशु जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो कुबड़ वाला सांड था, और गाय, घोड़ा आदि से ये लोग परिचित थे। उद्योग की बात किया जाए तो सूती वस्त्र, बर्तन और शिल्प ये इनके उद्योग थे, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट था। पूछता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख उद्योग कौन था? तो सूती वस्त्र उद्योग था, ठीक है। बाकी बर्तन बनाने का काम भी होता था और शिल्पकारी काम तो होता ही था। व्यापार बराबर पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किन देशों से होता था, ठीक है। तो वो है आपका पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान। भारत में तो सभ्यता थी ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके व्यापार किन जगहों से होते थे। तो याद रखिए एकदम पश्चिमी एशिया मतलब वेस्टर्न एशिया, फिर उसके बाद आपका मिडल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, ये प्रमुख केंद्र थे इनके ट्रेड के, व्यापार के। तो जाहिर सी बात है कि जब कहीं भी व्यापार होगा तो निर्यात और आयात दोनों होगा। तो निर्यात हम क्या करते थे सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हमारी सभ्यता थी भारत की, तो हाथी दांत, सूती वस्त्र और लकड़ी, हमारे यहां से यही चीजें इन देशों में निर्यात की जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयात क्या करते थे? तो तांबा जो था ये आयात करते थे, कहां कहां से? खेतड़ी से, बलूचिस्तान से और ओमान से, ठीक है। तो तांबा जो था वो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से आयात करते थे, ठीक। लाजवर्द जो था ये बदख्शा, अफगानिस्तान से आयात करते थे। लाजवर्द जो रत्न पहने से मूंगा है, मोती है, पुखराज है, तोपाज है, वैसे ही लाजवर्द भी ये आपका रत्न होता है। तो इसका लाजवर्द का बदख्शा और अफगानिस्तान से इसका आयात होता था, ठीक है। फिर अभी आगे देखा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए लाजवर्द के बाद फिर क्या आयात करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो चांदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चांदी जो है वो ईरान से, ठीक है, ईरान और अफगानिस्तान से चांदी, और भारत में जावर और अजमेर 2 केंद्र थे, ठीक है।
तो चांदी का आयात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां से करते थे? ईरान, अफगानिस्तान, भारत में जाबर और अजमेर से। टीन का आयात भी ये लोग करते थे। तो टीन का आयात कैसे करते थे, कहां से भाई? तो अफगानिस्तान से और ईरान से। गोमेद, वो भी पैनल रत्न है, उसका आयात गुजरात से करते थे। सोना, गोल्ड का, इसका दक्षिण भारत, कर्नाटक। याद रखिए केजीएफ मूवी पूरी तरह से सोने पे बनी ही थी, तस्करी पे। तो सोना दक्षिण भारत, कर्नाटक, और ग से गोमेद, ग से गुजरात। ध्यान रखिएगा, सब आयातित वस्तुएं। शिलाजीत हिमालय से आयात करते थे। जो सीसा था, ठीक है ना, सीसा ये ईरान से, अफगानिस्तान से, अजमेर में, राजस्थान, ठीक है, भारत की बात, क्योंकि राजस्थान भारत में है, तो ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर से ये लोग सीसा का आयात करते थे, ठीक है। तो ये इनकी आयातित वस्तुएं थी। अब बात किया जाए कुछ और फैक्ट की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लौकिक सभ्यता थी यहां पर, मतलब जो दिखता था उसी पर विश्वास करते थे, ठीक है। मतलब हवा चली तो पवन देव, किसी जड़ी बूटी से ठीक हो गए तो जो औषधियों के देवता हो गए। उसके बाद फिर आपका सूरज दिखाई दे रहा है, सूर्य देवता तपिश दे रहे हैं। ठंडी गर्मी सब में इनका उपयोग हो रहा है, बहुत जरूरी उस समय भी थी, तो सूर्य देवता है। वरुण देवता जो हैं, जल के देवता, जल दिखाई दिया, जल देवता। तो जो देखते थे लौकिक, अलौकिक नहीं। अलौकिक मतलब दिखाई ना दे, हम कभी देखते नहीं है लेकिन उसको पूजते हैं, और ये लोग जो दिखता था उसको पूजते थे। तो सभ्यता थी वो लौकिक थी, लेकिन धर्म वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है। मतलब ये नहीं कि धर्म ही सब कुछ है, नहीं, एकदम यहाँ के लोग फैक्चुअल कहिए, ठीक है। जो दिख रहा है सामने प्रमाणित बुद्धिजीवी लोग थे, उसी पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मंदिर का प्रमाण मिला है? तो एकदम नहीं, एकदम यही सब क्वेश्चन आते हैं कथन कारण में कि सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के प्रमाण मिले हैं, और कारण पशुपतिनाथ की मोहर देखने को मिलती है। तो मोहर कह रहा है और मंदिर, यहीं फंस जाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का प्रमाण नहीं था, ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, ये हड़प्पा से मिला है, ठीक है। मातृ देवी की पूजा जो होती थी ये मोहनजोदड़ो से करते थे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर, जिसे वृषभ मुद्रा है कहते हैं, उसकी प्रशंसा किसने की है? जॉन मार्शल ने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है वृषभ मुद्रा, उसकी प्रशंसा किसने की है? सर जॉन मार्शल ने, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, उर्वरता की देवी हड़प्पा, मातृ देवी की पूजा मोहनजोदड़ो से, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में इन सब के अलावा नाग पूजा थी, लिंग योनि पूजा थी। लिंग योनि पूजा जो अभी तक चली आ रही है कि ये शिवलिंग है और ये भग है, तो ये स्त्रीलिंग और ये पुलिंग, तो लिंग योनि की पूजा उसी समय से चली आ रही है। तो नाग पूजा, लिंग योनि पूजा, स्वास्तिक चिन्ह, ये सब सिंधु सभ्यता की ही देन, हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। और स्वास्तिक चिन्ह से सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता है कि ये सूर्य की उपासना करते समय इस चिन्ह को बनाते थे, ठीक है। लोथल और कालीबंगा से मैंने कल लिखवाया था, अग्नि कुंड का प्रमाण मिला है। हवन कुंड, अग्नि की वेदियां, इसीलिए एक पास कर दिया कि लोथल और कालीबंगा से अग्नि कुंड का प्रमाण मिला है, ठीक है। बालाकोट जो बढ़ाया था ना, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, जहां पे सुतकांगेडोर, बालाकोट, डाबरकोट, उसी बालाकोट से सिप से निर्मित चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत, यूनिक अभी तक पूछा नहीं है कि सिप से निर्मित चूड़ियों के टुकड़े कहां मिले हैं। तो बालाकोट से, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। जो कल मैंने मैप बनाया था उसमें सब चीजें हैं, ठीक है। मांडा से क्या मिला है? कांसे से निर्मित पेंचदार पिन मिला है। सोचिए, पेंच वाला पिन उस समय यूज होता था, पेंचदार पिन कांसे से निर्मित मांडा से, ठीक है। नौसारो जो प्लेस है, यहां से स्त्रियों की मांग में सिंदूर का प्रमाण मिला है, ठीक है। और बताया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफ थी, और ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और बताया था ना कैसे थी? पिक्टोग्राफ मतलब इमोजी, मतलब जो आज हम व्हाट्सएप पे इमोजी भेजते हैं, ये वाली ऐसे ही थी, लेकिन हम आज तक पढ़ नहीं पाए। और ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए, अब लास्ट क्या बचा है? तो
हम इस सभ्यता का अब पतन कर लिया जाए, ठीक है। तो देखिएगा, अब परीक्षा उपयोगी कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको देख लिया जाए, ठीक है। कपास की खेती का आरंभ अगर पूछेगा कि किसने शुरू किया कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले इस धरती पर, तो आप बताएंगे कि इसकी खेती का आरंभ का साक्ष्य सैंधो निवासियों द्वारा ही शुरू किया गया था। कपास मतलब कॉटन, कॉटन की खेती का आरंभ सैंधो निवासियों, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के द्वारा, ठीक है। क्रय विक्रय जो यहां पर था वो किस पे आधारित था, मतलब वस्तुओं का खरीदना और बेचना, ये वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय द्वारा क्रय विक्रय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। अब बात समझ गए, उसे ही बोलते हैं वस्तु विनिमय, आदान प्रदान। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां किसकी मिली हैं, क्वेश्चन बन सकता है आपको 4 ऑप्शन के साथ कि सर्वाधिक मृण मूर्तियां माँ त्रिदेवी की मोहरों की, मतलब गाय भैंसों की, पशु पक्षियों की, ऐसे ऑप्शन बनाएंगे तो सबसे अधिक जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो पशु पक्षियों की ही मिली हैं। सबसे अधिक जो मोहरे हैं सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता की, वो किससे निर्मित थी, तो सेल खड़ी से बनती थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वाधिक मोहरे थी वो सेल खड़ी द्वारा ही निर्मित होती थी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किसका मिलता है, तो एक श्रृंगी पशु का, जिसे बोलते थे यूनिकॉर्न, और उसके बाद कुबड़ वाले बैल का। क्लियर, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किसका मिला है, तो एक सिंह वाला पशु जिसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, और दूसरा कुबड़ वाले बैल का, मतलब इसके बाद कुबड़ वाला बैल है, ये ध्यान रखिएगा। इनका प्रमुख खेल क्या था, पासा था, इसे ही बोलते थे चौपड़, ठीक है ना। बाकी फिर ये मनोरंजन के लिए नृत्य भी देखा करते थे, पशुओं की लड़ाई देखा करते थे, लेकिन जो प्रमुख खेल था वो पासा था, ठीक। सैंधो निवासियों को ये लोग लोहे का ज्ञान नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लोग सोना चांदी तांबा कांसा सभी से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का ज्ञान वैदिक काल में देखने को मिलता है, वो भी ऋग वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए तो फिर उसके बाद सीधे एक आर्थिक क्रांति शुरू हुई लोहे के ज्ञान से, लोहे के आविष्कार से, लोहे की खोज से। तो सैंधो निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, और इस सभ्यता से शेर का अवशेष नहीं मिला है, एकदम निश्चिंत रहिएगा। कई बार लड़के फंस जाते हैं, शेर का अवशेष, देखिए वहां बाघ था, बाघ और शेर में अंतर होता है। पशुपति की नाथ की जो मुहर में आकृति थी बाघ की थी, तो इस सभ्यता से शेर का अवशेष नहीं मिला है, और घोड़े और गाय का चित्र भी नहीं मिला है, ठीक है। इस सभ्यता में क्या है, घोड़े और गाय का चित्र भी नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं मिला है, छुपा हुआ है, घोड़े और गाय का चित्र भी नहीं मिला है, ठीक, और किसी शेर का अवशेष नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बहुत से मतभेद हैं विद्वानों में अपने विचारों को लेके, इसलिए यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है मैचिंग कराने को, तो दिमाग में 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो पतन का कारण और संबंधित विद्वान जिन्होंने अपने विचार को रखा कि इन केस में या इन चीजों से इस सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, बाह्य आक्रमण, मतलब इतने लोग कहे कि बाह्य आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। वो कौन थे, तो गार्डन चाइल्ड थे, मार्टिमर व्हीलर थे, अर्नेस्ट मैके थे, स्टुअर्ट पिगट थे। देखिए टाइटल याद रखेंगे ना तो आपको आगे का नाम याद नहीं रहना पड़ेगा, जो मैं पूरा बोल रहा हूं ना, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, स्टुअर्ट पिगट, तो अगर लास्ट याद रखें तो भी काम, क्योंकि पहला भला दे लेकिन लास्ट जरूर देता है, ठीक है, टाइटल। तो वाह, ये लोग क्या कहें, चाइल्ड, व्हीलर, मैके, पिगट, कि इस सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण से हुआ है, ठीक है। फिर जॉन मार्शल, यही मार्शल महोदय, अर्नेस्ट मैके और SR राव, इन लोगों ने क्या कहा कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ है। फिर लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स और जॉर्ज F डेल्स, इन लोगों ने क्या कहा कि नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया, नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन किया, इस कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया, ठीक है। फिर ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष, गुरदीप सिंह, इन लोगों ने कहा कि वहां क्लाइमेट चेंज हुआ था,
जलवायु परिवर्तन, इसलिए इस सभ्यता का विनाश हुआ। फिर KUR केनेडी, इन्होंने कहा कि वहां महामारी आ गई थी, इसलिए इस सभ्यता का विनाश हुआ। जैसे हमारे यहाँ कोविड-19 आया, कोरोना, बहुत से लोग मरे, बहुत से लोग बच गए। तो यहाँ पे लोग कहे कि पूरी सभ्यता ही, केनेडी कहना था कि महामारी से पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। ठीक है। फिर M दिमित्रियेव, इन्होंने कहा कि यहाँ पर एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, पर्यावरण का परिवर्तन हो गया, इस कारण यहाँ लोग, इस सभ्यता का पूरा पतन हो गया, सब खत्म हो गए। जॉन मार्शल ने फिर क्या कहा कि यहाँ शिथिल प्रशासन था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एकदम शिथिल था, इस कारण भी इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। फिर WF अल्ब्राइट, याद रखिएगा अल्ब्राइट से, कि अल्ब्राइट भाई साहब ने कहा कि विदेशी व्यापारियों में या विदेशी व्यापार में गतिरोध उत्पन्न हो गया, इस कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। और MR साहनी, RL राइक्स और जॉर्ज F डेल्स, इन 3 भाई साहब ने कहा कि यहाँ विवर्तनिकी कारण के चलते इस सभ्यता का विनाश हुआ। इंग्लिश में टेक्टोनिक रीजन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, प्लेटों के संचलन का सिद्धांत। तो ये 3 जाने बोले, साहनी, राइक्स और डेल्स, कि ये विवर्तनिकी कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। आज हम लोग की वीडियो कंप्लीट हुई, ये वाली टॉपिक की पूरी। अब आप लोग खूब बढ़िया से मन से पढ़िएगा। अभी मैंने 3 वीडियो पढ़ाया, स्टोन एज और सिंधु घाटी सभ्यता के 2 पार्ट। फिर कल रहेगा वैदिक काल, फिर धर्म। ऐसे ही अब धीरे धीरे मैं एकदम 27 जुलाई के पहले तक आपके समीक्षा अधिकारी का पूरा GS खत्म कर दूंगा। हिंदी की मैंने वीडियो बनाई है, जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं वो नहीं जानते हैं, जाइएगा मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट पे, आपको प्लेलिस्ट में दिखाई देगा। मन से पढ़िएगा, आपको हर हाल में तैयारी करके एकदम एग्जाम को निकालना है। आप लोग रिजल्ट दीजिए, बड़ी खुशी होगी। और कमेंट करिएगा, जो चीज़ समझ में नहीं आया रहेगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चारों तरफ वीडियो को शेयर करिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।